नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 पारित हो चुका है, जो कि न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित है। और ये अपने एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में चाहे आरएस हो, कोई सी भी एग्जाम क्यों ना हो, सब एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा। बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट एक स्पेसिफिक टॉपिक है। कौन न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ सकती है, नियुक्ति कैसे होगी, हटाना कैसे है, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें है। और हाँ, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी ज्योग्राफी यानी भूगोल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, जिनको लग रहा है कि विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल, वो अभी ऑफर चल रहा है प्रज्ञान आरएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर मात्र और मात्र 1199 रुपए में। ये ऑफर 8 तारीख रात 12 बजे तक है, तो आप देर ना करें और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करें। डॉक्टर के राठौड़ मैम के साथ आप जानते ही हैं कि के मैम का जो पढ़ाने का तरीका है, मैपिंग है, मेथड है, सब सबसे यूनिक है ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर में। तो आप इस कोर्स को जरूर परचेज करें और साथ ही अपनी तैयारी को एनालाइज करने के लिए प्रज्ञान आरएस एकेडमी के टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे और रात को 9 बजे इनसे रिलेटेड क्या आती है, एमसीक्यू जाती है। आइए अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक अपना है कि यह संविधान संशोधन विधेयक जो है, कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय जो संशोधन विधेयक 2026 है, इसको संसद ने अभी पारित कर दिया है। और पारित करने के बाद ये चर्चा में आ चुका है। क्या है ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में, कहा सुप्रीम कोर्ट की अगर अपन बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी भारत के क्या है मुख्य न्यायाधीश हैं, उसको छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की जो स्वीकृति है वो 33 से बढ़कर कितनी हो गई है साहब, 37 हो गई है। 33 से बढ़कर कितनी हो गई है, 37 हो गई है। और ये जो 33 से बढ़कर 37 हुई है, इसका अर्थ है कि 4 अतिरिक्त न्यायाधीश क्या किए इसमें किए जा सकेंगे, नियुक्त किए जा सकेंगे। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस है वो एक्ट है 1956 का, उसमें संशोधन करता है। किसमें संशोधन करता है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में क्या करता है, संशोधन करता है। और ये जो संशोधन है ये क्या है कि 34 से बढ़कर इसमें संख्या कितनी हो जाएगी साहब, 38 हो जाएगी टोटल। किसके साथ, आपको ध्यान रखना है कि 34 के कैसे होगी, क्योंकि सर एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, और 37 क्या हो जाएंगे, तो अदर न्यायाधीश हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्या होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ 38 होंगे। इसमें आपको ये चीज क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी पूरी टाइमलाइन क्या है। मई 2026 में द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति है, उन्होंने न्यायाधीशों की संख्या 33 से 37 करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। जो लोकसभा में बिल पास होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 के नाम से पारित होता है। फिर राज्यसभा में चर्चा होती है, चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर वापस कहाँ भेज दिया जाता है, लोकसभा में भेज दिया जाता है। और यहाँ से संसद के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, विधेयक को पारित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति की शक्तियां कौन सी, तो अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति 123 में जो निहित है, उनका उपयोग करके राष्ट्रपति जी ने क्या किया कि न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का अध्यादेश जारी किया। विधेयक में परिवर्तन क्या हुआ कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो पहले भी था, और 2026 का जो विधेयक है सर्वोच्च न्यायालय संशोधन है, उसमें भी एक ही है। अन्य न्यायाधीश 33 थे, यहां बढ़कर 4 हो गए, तो कितने हो गए, 37। कुल कितने हो गए, 38। यानी कि इसमें आपको ध्यान रखना है 4 न्यायाधीशों को बढ़ाया गया है। क्या किया गया है, 4 न्यायाधीशों को बढ़ाया गया है। कौन से कानून में संशोधन हुआ है, तो कानून आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 था। कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 था। यह अधिनियम क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित होगा, जो कि वर्तमान में 33 से बढ़कर कितनी हो गई है, 37 हो गई है। और याद रखना है कि संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की संख्या कानून द्वारा बढ़ाना या घटाना, उसकी शक्ति क्या है, प्राप्त है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं, उनको बढ़ाना या घटाने की शक्ति किसके पास है, तो आपको ध्यान रखनी है, संसद के पास है। किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। क्लियर। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका संवैधानिक आधार क्या है, तो इसका संवैधानिक आधार आर्टिकल 124 यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 है। उसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन से संबंधित बात की गई है। ये आपने शायद पढ़ भी रखा है इजीली। ये तो इस फैक्ट से जुड़ा हुआ कंटेंट है। आर्टिकल 124(1) में अगर अपन बात करें तो क्या लिखी गई है
कि भारत में एक क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, तथा संसद द्वारा कानून में निर्धारित संख्या के अन्य न्यायाधीश होंगे। अर्थात ऐसे कह सकते हैं 124(1) में साफ साफ लिखा है एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश होंगे जो संसद द्वारा कानून बनाकर क्या किए जा सकते हैं, उनको अपॉइंट किया जा सकता है। न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या स्वयं संविधान में स्थायी रूप से निर्धारित नहीं है। आपको ध्यान रखना, यह फैक्ट बन सकता है। क्या वर्तमान में संविधान में स्थायी रूप से निर्धारित है क्या? जी नहीं है, क्योंकि कानून बनाकर इनको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है और ये कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 से है। ये फैक्चुअल चीजें आपको याद रखना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकती है। जो स्टार्टिंग थी वहां पर एक चीफ जस्टिस थे और 7 अन्य जस्टिस होंगे, यानी कि कुल 8 न्यायाधीश थे उस समय। और इसे ब्रिटिश काल का जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उस और प्रीवी जो काउंसिल था उसकी अपीलीय भूमिका का स्थान लिया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। किसका लिया? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो प्रीवी काउंसिल की जो अपीलीय भूमिका है उसका स्थान किसने लिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया 26 जनवरी 1950 को, और 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन अर्थात कार्य होता है। न्यायाधीशों की संख्या क्यों बढ़ानी पड़ी? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमें जरूरी थी कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी तो बढ़ानी पड़ी, मुकदमों की संख्या भी बढ़ी तो बढ़ानी पड़ी, अपीलों की संख्या भी बढ़ी तो बढ़ानी पड़ी, संवैधानिक विवाद बढ़ने चालू हो गए क्योंकि अब संविधान बना है तो विवाद बढ़ेगा, कौन सुनेगा उनकी? तो सुप्रीम कोर्ट में कौन होंगे? न्यायाधीश होंगे, तभी तो सुनेंगे, है ना। और स्पेशल लीव पिटिशंस बढ़ी तो बढ़ानी पड़ी, और लंबित मामलों का दबाव बढ़ा तो बढ़ानी पड़ी। आपको ध्यान रखना है कि 1950 में 8 थे जो 2019 में 34 हुए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 1950 के बाद 2019 में बढ़े हैं। समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा बढ़ाई गई है, पार्लियामेंट के द्वारा, और जो 2026 में कितनी हो गई है? 38 हो गई है। याद रखना, टाइम टाइम पर संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जो भी अधिकारी हैं या न्यायाधीश हैं उनकी संख्या को क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। अब हमें ध्यान रखना है कि संख्या बढ़ाने की आवश्यकता, पेंडेंसी बढ़ेगी तो लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए हमें क्या जरूरी होगी? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होगी। केस लोड बढ़ता है तो सिविल हो, क्रिमिनल हो या जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जरूरी है। हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए क्योंकि त्वरित न्याय प्रदान करना ये हमें जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि न्याय बहुत लंबित ना हो जाती है क्योंकि काफी लंबे समय तक आप जाते रहते हैं लेकिन नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज ही नहीं होते हैं। अधिक बेंचें बनानी पड़ेगी, एक समय में अधिक मामलों की सुनवाई करने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर है अर्थात महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों की बड़ी पीठों की गठन की सुविधा करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है बढ़ाने के लिए। और एक्सेस टू जस्टिस, हर व्यक्ति तक न्याय कैसे पहुंचे, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। ये हमारे को क्या रखनी है? यहाँ पर ध्यान रखने योग्य क्या है बात है। फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे तो आप सभी को ये पता है कि किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आर्टिकल 124(2) लिखा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की औपचारिक नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो हमें सबको पता है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान व्यवस्था में नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉलेजियम यानी कि जो कॉलेजियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी अपने को याद रखना है। क्यों रहती है इसकी भूमिका? क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम प्रणाली को महत्वपूर्ण माना जाता है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर कोई आपके ऊपर क्या करे, विश्वास कैसे करे, इस चीज पर पता होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो ये होती थी राष्ट्रपति, अभी भी की जाती है वैसे तो, लेकिन कब? जब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अगर क्या कर देता है, इस चीज को वैलिड कर देता है, देन आफ्टर ये क्या होती है, इस चीज में भूमिका इसकी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम देखा जाए तो यह है कि चीफ जस्टिस होगा एक तो इंडिया, और 4 उसमें सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। ये मिलकर 5 लोग मिलकर क्या बना लेते हैं? कॉलेजियम बना लेते हैं। 5 लोग मिलकर क्या बना लेते हैं? कॉलेजियम, जिसकी भूमिका क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति की सिफारिश करेगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश करेगा,
हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर से संबंधित सिफारिश करेगा। ये कॉलेजियम की सबसे बड़ी भूमिका होती है, सिफारिश करते हैं कि साहब इसको बना दो। बेसिकली तो हमारे यहाँ पर सीनियर मोस्ट जो जज है उसी को ही नंबर आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, लेकिन फिर भी ये अपनी सिफारिशें करते हैं क्योंकि कॉलेजियम का स्पष्ट उल्लेख संविधान में नहीं है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सवाल आ सकता है क्या कॉलेजियम संविधान में है, तो नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। इसका विकास न्यायिक निर्णय के माध्यम से हुआ है। किसके माध्यम से होता है कि जो भी डिसीजन होते हैं, जुडिशियल रिव्यू हैं, उन जुडिशियल रिव्यू के आधार पर इसका क्या होता है, निर्णय होता है। फिर कॉलेजियम सिस्टम का विकास अगर देखा जाए तो जजेज केसेस होते हैं, जो 3 जजेज केस है। पहला जजेज केस 1981 जो कार्यपालिका की भूमिका, किसकी भूमिका, कार्यपालिका की भूमिका में इसमें अपेक्षाकृत कम माना गया था। सेकंड जजेज केस है 1993, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जो आप तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है कि कॉलेजियम सिस्टम सेकंड जजेज केस से चालू होता है। और जो थर्ड जजेज केस है 1998 का, उसमें राष्ट्रपति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की संरचना और परामर्श की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। याद रखना 1993 में कॉलेजियम सिस्टम, 1998 में सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज मिलकर क्या बना लेंगे, कॉलेजियम की भूमिका तय कर लेंगे। कॉलेजियम का गठन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 ये मिलकर करते हैं। क्या काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर की सिफारिश से। ये तीनों काम कौन करता है, ये कॉलेजियम करता है, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है एनजेएसी की, नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या है। यह भी इससे इंपॉर्टेंट बन जाता है इसी टॉपिक से, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के स्थान पर एनजेएसी की व्यवस्था का प्रयास किया गया और ये 99वां संविधान संशोधन था 2014 में यहां लाया गया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, लाया 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत था, लेकिन ये 2015 में इसको क्या कर दिया और फिर वापस कहा कि वापस कॉलेजियम सिस्टम ही क्या रहेगा, लागू रहेगा। अर्थात यह है कि जो कॉलेजियम सिस्टम के लिए जो केसेस थे, जजेज केसेस थे, उनके बाद बीच में कहा गया कि क्या कि अगर बात की जाए तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, इसको क्या किया जाए, लागू किया जाए। अब इसको लागू करने के लिए फिर बात आती है कि ये तो बंद कर दिया 2015 में। अब आर्टिकल 124(3) है, 124(3) है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है इसकी बात की गई है। तो नंबर 1, ये तो सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो और राष्ट्रपति की नजर में भैया वो विधि का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की नजर में अगर आप में से कोई भी विधि का ज्ञाता हो ना, भारत का नागरिक हो, तो आपको क्या बना दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जा सकता है। ये ध्यान रखना है, ये तो छोटी क्लासों की बात है जो आपको याद है। अब हमें बात करना है कि जज की रिटायरमेंट एज क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में 65 साल है, हाई कोर्ट में 62 साल है, इतना सा ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट जज से संविधान में कोई निश्चित वर्षों वाला कार्यकाल नहीं है, याद रखना। सामान्यतः मानते हैं 65 है, लेकिन कहीं पर भी ये चीज लिखी नहीं है, संविधान में तो बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में हटाएं कैसे, तो आप देखो 124(4) में लिखा है, 124(4) में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जा सकता है जिसके 2 आधार होते हैं। नंबर 1 है सिद्ध कदाचार के आधार पर, यानी कि जो अगर उसके साथ प्रूव्ड जो मिसबिहेवियर है वो, या उनकी एक इनकैपेसिटी है, अक्षमता, उनके आधार पर हटाया जा सकता है। जज को केवल सिद्ध कदाचार या प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है, बाकी खुद अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को आपको हटाना है तो इन 2 आधारों पर क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब हटाने के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी है वो कैसे, संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्ताव को भेजना है साहब, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, दोनों में आपको भेजना है। सदन की कुल सदस्य संख्या, यानी कि जो आपकी सदन की कुल सदस्य संख्या सोचो कि 545 है, तो उसका बहुमत इसमें होना चाहिए। बहुमत के साथ साथ जितने भी वहां उपस्थित हैं और उपस्थित के साथ साथ जो मत देने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके बाद जैसे ही ये पास हो जाता है दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति क्या कर देता है, उस जज की
रिमूवल ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि न्यायाधीशों की इम्पीचमेंट प्रोसेस कहा जाता है, इसे भी जो राष्ट्रपति को हटाने वाली सेम प्रोसेस है वही प्रोसेस इसे भी कहा जाता है, लेकिन संविधान में न्यायाधीशों के लिए तकनीकी व्यवस्था में इसको रिमूवल कहा गया है, इम्पीचमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोसेस दोनों की एक जैसी है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी, वही चीजें यहां पर भी है, सूचना यहां पर भी देनी है, लेकिन उनके लिए पर्टिकुलर इम्पीचमेंट वर्ड नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जज की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी और उसके कार्यकाल की सुरक्षा करना, कठिन रिमूवल प्रोसेस है इसलिए, वेतन और सेवा शर्तों में संवैधानिक सुरक्षा, न्यायिक कार्यों की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों के आचरण और जो जितने भी संसद में सामान्य चर्चा पर प्रतिबंध उस पर बात करना, और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का है। अर्थात हम कहें कि इंडिपेंडेंट और इम्पीरियल जो जुडिशरी है वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की स्वतंत्रता को क्या करती है, सुनिश्चित करती है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो जितने भी अपना जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट इंडिया का, उसमें ओरिजिनल जुडिक्शन आर्टिकल 131 में दे रखा है, रिट जुडिक्शन आपको 32 में दे रखा है, अपील जो है वो संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक अपीलें हैं। इसके अलावा स्पेशल लीव पिटीशन आर्टिकल 136 में है, एडवाइजरी जुडिशन 143 में है, जो रिव्यू पावर है वो आर्टिकल 137 में है। तो ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में देख लेना इसको। क्या है, आप देखिए आर्टिकल 32 में जो साफ साफ लिखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है आर्टिकल 32 को, जो ऑलमोस्ट शायद सब ने पढ़ रखा है। उसमें 5 प्रकार की रिट जारी करने का क्या है, ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन सा, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्राइटेरियर, क्यो वारंटो, ये 5 जो रिट है, ये 5 रिट कौन सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जारी कर सकता है, अगर आपके जो मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों का क्या हुआ हो, हनन हुआ हो। और डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को ही क्या कहा है, हार्ट ऑफ सोल, संविधान की क्या कहेगी, ये आत्मा के नाम से भी जाना गया है। फिर आर्टिकल 131 है जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ संघीय विवादों में मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जैसे केंद्र बनाम एक या एक से अधिक राज्य, ऐसा कोई भी मामला है तो सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को अपने हवाले से अपने अंडर ले सकता है। केंद्र और राज्य बनाम अन्य राज्य, कोई सेंटर और राज्य के बीच डिस्ट्रीब्यूटर कोई दूसरा राज्य भी हो उसमें, तो उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट खुद क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। 2 या अधिक राज्यों के बीच कुछ कानूनी विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास उस केस को मंगवा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं आर्टिकल 131 क्या है, सेंट्रल स्टेट जो डिस्प्यूट्स हैं उस पर बात करता है। आर्टिकल 136 है जो SLP बताता है, कौन है, SLP, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति देकर अपील सुन सकता है, और यह संविधानों के अपवादों के अधीन माना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे सुनेगा, कि किसी भी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के आधार पर विशेष अनुमति देता है कि अपील सुनने का अधिकार प्राप्त संवैधानिक अपवादों के अधीन होगा। आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 136 SLP की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट को लगना चाहिए कि ये काम गलत हो रहा है, वहां सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट क्या कर सकता है, इस SLP के माध्यम से उस मामले को सुन सकता है। आर्टिकल 137 रिव्यू है। रिव्यू कैसे, कि सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश को रिव्यू करने की शक्ति है। बहुत अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि मैंने डिसीजन दे दिया, फिर उसको लगा कि नहीं मैंने डिसीजन गलत दे दिया, तो वो रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। इसके अतिरिक्त अत्यंत सीमित परिस्थितियों में न्यायिक रूप से विवेक जो क्यूरेटिव पिटीशन है उसकी व्यवस्था भी आर्टिकल 137 में मौजूद है। ये आपको 137 इंपोर्टेंट रखना है। 143 एडवाइजरी जुडिशरी है। 143 है कि भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकता है। कौन, भारत का राष्ट्रपति है, जिसको लग रहा हो कि यह मुद्दा सार्वजनिक महत्व का हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या कर सकते हैं, राय मांग सकते हैं। इसे ही प्रेसिडेंटल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है, आर्टिकल 143 को। आर्टिकल 129 है जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, इसमें साफ साफ लिखा है आर्टिकल 129 में कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अर्थात जो भी इसके एविडेंस है उसका प्रमाणिक मूल्य होता है और इसे अपनी अवमानना के लिए दंडित करने पर भी शक्ति प्राप्त है। कि
कोई भी उसका रिकॉर्ड है उसको हर एक चीज को उसको ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उसकी अगर कोई अवहेलना करता है तो आर्टिकल 129 के तहत क्या होगा, केस भी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 129 है, हाई कोर्ट में 215 है। ये साथ में आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैच बनती है आर्टिकल 145(3) के तहत 145(3) में है कि जब संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विधिक पर्सन शामिल हो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल बैच में कम से कम 5 जज होते हैं। कितने जज होते हैं, याद रखना, कम से कम 5 जज होते हैं। तो ये आर्टिकल 145(3) आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या भूमिका रहती है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं, पहली चीज तो ये पता ही है ना। बेंचेज के गठन पर प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं, मामलों का आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, और जो कॉलेजियम के प्रमुख होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि उन्हीं की बदौलत पूरे देश में एक तांडव मचा था कॉकरोच जनता पार्टी का, और लास्ट में क्या हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी ले लिया। और याद रखना इसी संदर्भ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता है। ये भी छोटी एग्जाम्स में क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, ध्यान रखें। अब एडोक जज क्या होता है, आर्टिकल 127 में लिखा है यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कोरम पूरा करने में कठिनाई हो तो निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट के योग्य न्यायाधीश को एडोक जज के रूप में बैठने का अनुरोध किया जा सकता है। अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा हो उस समय क्या होगा कि आप एक संवैधानिक यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसके तहत क्या करोगे, हाई कोर्ट का जो आपको लग रहा है कि योग्य न्यायाधीश है उसको बुलाओ और उसको में बिठा के कोरम पूरा करो। तो आर्टिकल 127 एडोक जज इन द सुप्रीम कोर्ट याद आपको रखनी है। आर्टिकल 128 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट एलिजिबल रिटायर्ड जज को बैठने व कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। 127 किसके लिए है तो आपको ध्यान रखना, तो आप क्या कहेंगे, 127 एडोक जज के लिए है, 128 किसके लिए है, रिटायर्ड जज के लिए। 127 एडोक है, 128 किसके लिए, रिटायर्ड के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। फिर आपको याद रखना है कि सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130 में साफ साफ लिखा है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य स्थान अभी कहाँ है, दिल्ली में है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की स्वीकृति से अन्य स्थान पर भी सुप्रीम कोर्ट की बैठक निर्धारित कर सकता है। वो चाहे तो बंगाल में कर सकता है, वो चाहे तो जयपुर में कर सकता है। कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसकी स्वीकृति से, राष्ट्रपति की स्वीकृति से। तो याद रखना आर्टिकल 130 सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बताती है। कहां है, अभी नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल 124 में स्थापना और गठन है, 127 में एडोक जजेस है, 128 में रिटायर्ड जज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, 130 में सीट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, 31 में ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, 36 में स्पेशल लीव पिटिशंस है, 37 में रिव्यू की बात करता है, 41 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि बाध्यकारी है, 42 में कंप्लीट जस्टिस है, 43 में राष्ट्रपति को सलाह है, 45 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, और 32 में जो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अगर कब मूल अधिकारों का क्या हो रहा हो, हनन हो रहा हो, उस समय क्या हो, ऐसी चीज हो तो कर सकता है। अब आर्टिकल 141 है, आर्टिकल 141 आपको कहता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्या कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई विधि भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज से कोई सरकार काम नहीं करेगी तो आर्टिकल 141 के तहत वो लागू है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 141 सुप्रीम कोर्ट का लॉ है जो बाइंड करता है ऑल कोर्ट्स को, सारे कोर्ट्स में वो नियम लागू होंगे ही होंगे, ये चीज सुप्रीम कोर्ट कहता है। फिर आर्टिकल 132 कहता है कि कंप्लीट जस्टिस क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट अपने सक्षम लंबित किसी भी मामले को कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि पेंडेंसी जितनी भी है इसको पूरी तरीके से क्या करो, कंप्लीट जस्टिस दो। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अगर ऐसा हो जाए तो शायद काम ही अलग हो जाए, है ना। और 2026 का जो संशोधन हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये आपको ध्यान रखना है कि 4 एक्स्ट्रा जजेस अपने को इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाएगी, है ना। पेंडेंसी है लंबित मामलों की वो कम करेगी। मोर ब्रांच जो बेंचेस है यानी कि अधिक बेंच होने से मामलों की सुनवाई बढ़ सकती है।
कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे तो जितने भी बड़ी और संवैधानिक पीठ है उनमें सुविधाएं होंगी, और आर्टिकल 21 से जुड़े जितने भी न्याय के मामले हैं उनको और ज्यादा क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, व्यापक समर्थन मिलेगा। क्या केवल जज बढ़ाना पर्याप्त है? सवाल बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान से देखें कि सिर्फ सेंशंस जो स्ट्रेंथ है बढ़ाने की समस्या ही अभी समाप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रिक्त पदों पर को समय पर भरना क्या है, जरूरी है। इससे क्या होगी, जो भी वैकेंट अपनी पोस्ट है उसको भर देंगे तो दबाव कम होगा और न्याय कार्य में तेजी होगी। केस मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा कि मामलों की सुनियोजित अगर तरीके से सुनवाई हो, जो अपना प्राथमिकता है समयबद्ध तरीके से निपटाना हो, यह जरूरी ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग करो, ई कोर्ट्स है, वर्चुअल हियरिंग है, एआई टूल्स का उपयोग किया जाए। अनावश्यक जो एडजॉर्नमेंट है उसको कम करो, क्योंकि बहुत बार कोई नहीं आता है, पैसे के पावर की जगह स्थगन ले लेता है, इससे क्या होता है, देरियां होता है, इन पर रोक लगाओ। और सरकार लिटिमेशंस कम करती है क्योंकि सरकारी विभाग द्वारा अनावश्यक अपीलीय मुद्दों को कम करने के लिए न्यायालय का बोझ घटेगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा क्योंकि मेडिटेशन है ना, एट्रीब्यूशंस, लोक अदालत आदि मामलों को बढ़ाना और इससे काम करवाना जरूरी है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे भी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि निचली अदालतें अगर सक्षम होंगी तो शायद ऊपरी अदालतों तक ये चीजें इतनी केसेज नहीं पेंडेंसी रहेगी। फिर रिवीजन के आधार पे, प्री के आधार पे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट 2026 याद रखना। कौन से कानून में बदलाव किया है? सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस 1956 में। कितने जज थे पुराने? 33। बड़े कितने हैं? 4। टोटल कितने हो गए? 37। नई स्वीकृति में कुल 1 + 37 याद रखना है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक आधार है। ऑर्डिनेंस 123 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिटायरमेंट कितने साल की है? 65 साल की है। हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट 62 साल का है। कॉलेजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 4 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम कितने जज होंगे? 5 होंगे। कोर्ट ऑन रिकॉर्ड 129 है। ओरिजिनल जुडिक्शन 131 है। एसएलपी 136 है। कोर्ट रिव्यू कर सकता है 137 के तहत। कंप्लीट जस्टिस का ऑर्डर दे सकता है 142 के तहत और एडवाइजरी जुडिक्शन है 143 के तहत। ये सारी की सारी चीजें किसके तहत है? नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे जितने भी एमसीक्यूज बनने वाले हैं उनके लिए आप जुड़े रहें प्रज्ञान आरएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से और साथ ही कोर्स परचेज करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।